हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये फोकस दूरी क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है। तो ये है अवतल दर्पण। और ये उभरा हुआ हिस्सा को हमने कलर कर दिया। अब बनाइए अवतल दर्पण। जब हम उभरे हुए सतह को पेंट कर देंगे और दबे हुए सतह को परावर्तक तल बना देंगे तो ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। ये है मुख्य अक्ष जिसको हम प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। और ये लाइन जो है ये दर्पण के मध्य बिंदु पे कट करती है और इस बिंदु का नाम है ध्रुव। इंग्लिश में पी लेटर लिखते हैं, पी पोल के लिए लिखा जाता है, पी फॉर पोल। यह है सी वक्रता केंद्र। ये सी क्या है कि अगर हम इसे डॉटेड देंगे और हम इसको बढ़ाएंगे आगे तो ये हमारा जो है एक खोखला गोला बन जाएगा, पहले जैसा गोला जिसे काट कर ये अवतल दर्पण को बनाया गया। पहले ये खोखला गोला था, तो जब खोखला गोला था उसी में से इतना पीस को कट करके निकाल करके उसको दर्पण बनाया गया। तो अब हम देखेंगे कि ये गोला है तो इसका कहीं ना कहीं पे एक सेंटर होगा। लेट्स कि सेंटर यहां पे है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे एक बिंदु होगा जो फोकस होगा। तो ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो अब हम इस खोखले गोले को हटा देते हैं। हमें सिर्फ दर्पण की बात कर रहे हैं। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। देखिए यहां से यहां की जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। और ध्रुव से हमेशा दूरी को ही से लेते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी उसको आर से सूचित करते हैं, जिसे बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। तो आप याद रखेंगे कि P से जो F की दूरी है वो फोकस दूरी है और P से जो C की दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की है, वक्रता त्रिज्या। क्लियर। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं, उसे डिराइव करेंगे। अब सीखने जा रहे हैं क्या कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अवतल दर्पण में याद रहे तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण ये अभी भी नहीं है। अवतल दर्पण ये डिसाइड होगा पेंट करने के बाद कि हम पेंट किधर करते हैं, बाहर उभरे हुए तल को कर रहे हैं या दबे हुए तल को कर रहे हैं। अगर उभरे हुए तल को कर देंगे तो ये जो दर्पण बनेगा वो अवतल दर्पण कहलाएगा। ये है मुख्य अक्ष। ये है हमारा एक आपतित किरण। ये कहीं से किरण आ रही है और दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर क्या होगा, परावर्तन होगा इसका और ये F से गुजरेगा। जब कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो टकराने के बाद वो फोकस से गुजरती है। यहाँ कहीं पे C होगा, जितना दूरी इसका होता है उतना ही दूरी इसका होता है। वो अभी हम उसको साबित करेंगे कि ये दूरी आपस में बराबर होती है। तो सबसे पहले अब हम ये लिखेंगे
अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे एक नॉर्मल डाल देंगे। सी से एक लाइन जाएगी यहाँ पे, आइए जो दर्पण है उसके ऊपर नॉर्मल है, मतलब कि लंब है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा एक लाइन है, इसके ऊपर ये लंब है। तो अब हम यहां से शुरू करेंगे कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम हमें क्या बताता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये किरण आ रही है और ये है हमारा लंब, तो इस पे जो कोण बनेगा वो होगा आई, जिसको आपतन कोण बोलते हैं। और ये जो किरण जा रही है परावर्तन होकर के यहां से इसका परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो हो गया परावर्तन कोण। आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण आपतन कोण बनाएगी और ये परावर्तित किरण जो है परावर्तन कोण बनाएगी। तो इसका एक नाम दे देते हैं ए बी, ओके। तो आपतन कोण हमारा कौन सा हो गया, ये कोण का नाम मुझे देना है। तो ए से शुरू करेंगे, ए बी, अब बी से चले जाएंगे सी पे। तो कोण ए बी सी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसका नाम क्या दे देंगे, सी बी एफ, कोण सी बी एफ। ये हो गया परावर्तन के नियम से। अब यहां एक चीज और देखिए, ये जो कोण है ये कोण आपस में बराबर होंगे। लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये कोण का नाम आ गया ए बी सी, बराबर है इस कोण का। तो कैसे नाम देंगे, बी सी एफ, कोण बी सी एफ। कैसे बराबर होंगे अब हम इसको पहले जानेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। ये दोनों लाइन हमने यहां बना दिया। ये लाइन जो है ये दोनों पैरेलल लाइन को मिला रही है। तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे का जो अपोजिट है वो आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण कराते हैं। वही चीज यहां भी हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समानांतर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। अब यहां एक चीज ये देखिए कि ये कोण जो है ये कोण के बराबर था और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर होगा सी बी एफ, इस कोण का नाम हो गया। अब बी सी एफ, कोण बी सी एफ, बी से गया सी पे और सी से गया एफ पे, मतलब इस कोण के बारे में बात हो रही है। तो ये कोण भी आपस में बराबर हैं, और जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये है और इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, क्योंकि देखो एक त्रिभुज बन रहा है। इसको अगर आप अलग से देखें तो यहाँ पे देखिएगा ऐसा त्रिभुज बन रहा है। तो ये कोण और ये कोण जब बराबर होंगे तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बी एफ इक्वल टू सी एफ। ऐसा क्यों है उसका कारण लिख देंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज।
ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने यहां तक साबित कर दिया कि ये जो BF है और ये CF है जो आपस में बराबर होंगे। चूंकि ये दर्पण है, इस दर्पण का हम एक नाम दे देते हैं M1 और M2। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये मान लो कि ये दर्पण बहुत छोटा है, तो ये जितना छोटा करते जाएंगे तो ये जो है B जो है इसके बहुत करीब आता जाएगा। मान लिया जाए कि अगर हमारा दर्पण इतना छोटा है, सिर्फ इतना छोटा है, तो ये लाइन जहाँ पे मिल रहा है ये B बिंदु वाला लाइन और P बिंदु वाला लाइन बहुत एक दूसरे के नज़दीक हो जाएंगे। तो दर्पण अगर बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक, तो ये माना जा सकता है कि बिंदु B जो है P के काफ़ी नज़दीक होंगे। बिंदु P के काफी नजदीक होगा। ओके, अगर बहुत नजदीक हो जाता है तो क्या होगा? देखिए यहां पे ये F से B की दूरी देखिए, ये इतना है, एक पेन के बराबर है, और यहां से P की भी दूरी लग रहा है कि P के बराबर है। तो ये जब बहुत नजदीक आ जाएंगे तो ऐसा होगा कि जितना ये BF होगा उतना ही लंबाई का ये PF भी होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब ये नजदीक होगा तो क्या होगा? BF जो है किसके बराबर हो जाएगा? PF के। BF जो है PF के बराबर हो जाएगा। फिर यहां पे है कि अतः जब हमारा BF PF के नजदीक होगा, BF जब PF के बराबर हो जाएगा, इससे पहले हमने ये भी साबित कर चुके हैं कि BF जो है CF के बराबर है। BF PF की भी बराबर है और BF CF की भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि PF जो है किसके बराबर है? FC के बराबर होगा। PF जो है FC के बराबर होगा। आगे देखते हैं। अब हम एक चीज और देखिए, हम लिखते हैं PC, चूंकि PC, अगर आपको PC की लंबाई मालूम निकालनी हो तो क्या करेंगे? PF और प्लस FC लिखेंगे। PF प्लस FC लिखेंगे। PC इक्वल टू PF प्लस FC। इस FC को हम PF भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो FC ना लिखकर FC ना लिख करके हम PF लिख देंगे FC की जगह पे। देखिए हमने यहां लिख चुके थे कि FC किसके बराबर है? PF के बराबर है, इसलिए FC की जगह पे हमने यहां पे PF लिख दिया। अब इसी को फिर से लिखते हैं, तो PC इक्वल टू PF प्लस PF 2PF। इसी में आगे कंटिन्यू, अगर PF निकालना है तो क्या लिखना होगा? हाफ PC
इसी के आगे कंटिन्यू, पी एफ, पी से जो एफ की लंबाई होती है उसको बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी, और पी से जो सी की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं हम लोग आर, वक्रता त्रिज्या। तो जहां पे पी एफ है, पी एफ को क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, पी सी को आर लिखेंगे, पी से सी की जो दूरी है वो आर लिखाएगा, और नीचे 2। तो ये साबित हो गया कि F इक्वल टू आर बाई 2। ये क्या बता रहा है कि फोकस दूरी कितना होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस जो दूरी है वो कितनी होगी, ये टोटल की हाफ। तो हाफ करेंगे तो हाफ ये दे देंगे, हाफ ये दे देंगे, हो जाएगा, फिर फुल हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, R इक्वल टू 2F, जो वक्रता त्रिज्या की लंबाई है वो इसकी जो है फोकस दूरी की दुगनी है। तो ये क्लियर हो गया कि जितना ये है उतना ये भी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध में अवतल दर्पण के लिए। ऐसा ही संबंध हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी डिराइव करेंगे। अब हम उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे कि सेम संबंध जैसा कि अवतल दर्पण में था वैसा ही संबंध उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। तो उसे भी हम लोग डिराइव कर कर देखेंगे। सबसे पहले हम एक किरण आरेख बनाएंगे। उत्तल दर्पण के लिए पेंट अंदर से करेंगे, दबे हुए सतह को पेंट करेंगे, उभरा हुआ सतह जो है परावर्तक सतह होगा। यह हमारा प्रधान अक्ष है जिसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। ये एक आपतित किरण है जो दर्पण के इस परावर्तक तल पे आकर टकराती है। जब वो परावर्तक तल पर आकर टकराएगी तो यहां से वो परावर्तन हो जाएगा, इसका कुछ इस दिशा में परावर्तन हो जाएगा। तो इस लाइन को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाए तो ये कहीं जाकर एक बिंदु पे मिलेगा जो F होगा। ये रूल आपने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण में अगर कोई आने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है दर्पण पे पड़ती है तो वो परावर्तन के बाद यह प्रतीत होता है कि वो फोकस से आ रही है। यहां कहीं पे वक्रता त्रिज्या होगा। हम वक्रता त्रिज्या से इस बिंदु को मिलाएंगे। एक्चुअली में ये लाइन इस दर्पण के ऊपर एक अभिलंब है जिसे N से लिखा जाता है, अभिलंब। ये बिंदु P जो कि ध्रुव है, आने वाली किरण AB है जो कि आपतित किरण है। यहाँ से टकराने के बाद निकल गई वो परावर्तित किरण जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। चलिए R इसका नाम रख दिया। ये दर्पण है M1 और M2। ये अभिलंब किसके ऊपर है, दर्पण के ऊपर है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये अभिलंब है, उसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। आने वाली किरण जो आपतित किरण है उसका लंब के साथ जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जो कि I है। आपतित किरण जब अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसका नाम देंगे हम लोग आपतन कोण। आपतित किरण आपतन कोण बनाती है। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाती है, I और R।
सबसे पहले हम यहां से ये लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से परावर्तन का नियम बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। आपतन कोण का नाम क्या होगा? ABN। और परावर्तन कोण का क्या नाम होगा? NBR। तो लिखेंगे कोण ABN बराबर है कोण NBR के। क्यों बराबर है? आप परावर्तन के नियम से। अब हमारा अगला स्टेप होगा, ये कोण जो आपतन कोण है और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये आप ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि दो समानांतर रेखाएं, देखिए यहां पे एक ये रेखा है, एक सीधी जा रही है, एक ये भी सीधी जा रही है, दोनों समानांतर रेखा हैं। अगर कोई लाइन एक दूसरे को कट करती है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण, ये लाइन का ऊपर का ये कोण, इस लाइन के ऊपर का ये कोण, यहां देखिए ये नॉर्मल वाली जो लाइन है, विलंब वाली जो लाइन है, वो देखिए ये दो समानांतर लाइन को कट कर रही है। इसको कहाँ पे कट कर रहा है? बी बिंदु पे, इसको कट कर रहा है सी बिंदु पे। तो ये लाइन के ऊपर का कोण ये और इसके ऊपर का कोण ये, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका नाम लिख ले, कोण ABN, कोण ABN बराबर होगा कोण FC, और ये लाइन चला गया कौन सा? N, FCN बराबर में लिख दीजिए संगत कोण। ये आपने पढ़ा होगा ज्यामिति में, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। अभी हमने क्या देखा कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं और ये कोण के बराबर है। इसका मतलब तीनों कोण आपस में क्या हैं? बराबर है। नेक्स्ट I इसके बराबर हो गया। अब हम देखेंगे कि ये कोण जो बन रहा है R, परावर्तन कोण, देखिए ये लाइन जा रही है डॉटेड लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे को कट किए हैं यहाँ पे, तो ये भी एक कोण बन रहा है। तो ये जो कट कोण है और ये कोण है दोनों आपस में बराबर होते हैं, जिसको हम शीर्षविमुख कोण बोलते हैं। तो इसका भी नाम लिख लें, कोण NBR, कोण NBR बराबर होगा किसके? CBF, कोण CBF शीर्षविमुख कोण। ये कोण कैसा बनता है? जैसे एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कट किया तो आमने सामने का कोण देखिए, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं और ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर कोण FCB
कोण एफ सी बी बराबर होगा एफ सी बी बराबर होगा एफ बी सी के, एफ बी सी के बराबर। और अगर किसी त्रिभुज का, देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये डॉटेड लाइन वाली जो देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये है, फिर यहां से यहां तक ये है, और फिर यहां से यहां तक देख रहे हैं ये है, ये क्या है, बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, और ये एफ बिंदु है। तो जब ये कोण बराबर हो गए आपस में, तो ये भुजा भी आपस में बराबर हो गए। तो ये भुजा का नाम क्या है, बी एफ, और इसका नाम है सी एफ। तो बी एफ इक्वल टू सी एफ। पी एफ इक्वल टू सी एफ। आपने यह साबित कर दिया कि जो बी एफ होगा, बी से जो एफ की जो लंबाई होगी वही सी एफ की लंबाई होगी। नेक्स्ट, दर्पण, इसका एक नाम दे देते हैं M1 M2। दर्पण M1 M2 का द्वारक छोटा हो तो, अगर ये बहुत छोटा हो तो क्या होगा? देखिए ये B जो है और खिसकते 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 तो बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। तो जितना जितना आप ये B से F की लंबाई देख रहे हैं उतना ही लगभग PF की भी लंबाई होगी। जैसा कि इस पेन से देख रहे होंगे कि F से B की लंबाई इतनी है, थोड़ी बहुत का फर्क है, तो ये जब ये नज़दीक आएगा तो लगभग लगभग बराबर होगा, लगभग लगभग बराबर होगा। कब? जब ये हमारा इसका द्वारक बहुत छोटा होगा, ये दर्पण का दर्पण M1 M2 का द्वारक छोटा हो तो बिंदु B ध्रुव P के काफी नजदीक होगा, काफी नजदीक होगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि BF जो है PF के बराबर होगा। तब BF बराबर PF। जितना BF की लंबाई होगा उतना ही PF की भी लंबाई होगा, जितना BF होगा उतना ही PF भी होगा, जितना BF होगा उतना ही CF भी होगा। यहां से देखिए BF CF, BF की लंबाई CF के बराबर होगी। फिर हम कह रहे हैं यहां पे कि BF की लंबाई PF की लंबाई के बराबर होगी। इसका मतलब ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई तीनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि PF जितना होगा उतना ही FC भी होगा। PF इक्वल टू FC। फिर हम लिखेंगे कि PC, या टोटल लेंगे PC इक्वल टू क्या होगा? PF और FC होगा, PF FC होगा। PC की अगर हमें टोटल लेंथ निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? पहले P से F तक जाना होगा, F से C तक जाना होगा। तो हम लिखेंगे PF प्लस FC, PF प्लस FC। PF FC की जगह पे भी हम PF ही लिख देते हैं, इसलिए कि दोनों की लंबाई बराबर है। तो FC की जगह पे भी PF लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा? 2PF। तो PF अगर हमें निकालना हो सिर्फ कि PF इक्वल टू हो जाएगा PC/2। अब ये PF क्या है? ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी बोलते हैं, और ध्रुव से जो वक्रता केंद्र की दूरी होती है उसको R से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या।
तो पी एफ, पी से एफ की लंबाई जो है वो डिनोट करते हैं किससे, एफ से करते हैं। पी सी, पी से सी जो है वो आर से सूचित करते हैं और नीचे है 2। तो यहां भी वही चीज साबित होकर के आया कि एफ इक्वल टू आर बाई 2 या आर इक्वल टू 2f, बोथ आर सेम। वक्रता त्रिज्या कितना होगा, फोकस दूरी का दुगना होगा। मतलब ये पूरी इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, इसकी दुगनी, जितना ये होगा इसका दुगना करेंगे तो आर निकल जाएगा। तो सेम है, यही चीज अवतल दर्पण के लिए भी है, यही चीज उत्तल दर्पण के लिए भी है। तो बस इसको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, दैट इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट। और ये छोटे छोटे फार्मूले जो है आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएंगे।